चलिए अपने शुरू करते हैं जल विभव। ठीक है, हाइपोथेसिस ऑफ वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल, देखिए वाटर पोटेंशियल है क्या, किसे कहते हैं? वाटर पोटेंशियल कहते किसे? जल विभव किसे कहते हैं? बड़े उट्टांग वर्ड है, इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना दिमाग के अंदर। जल विभव, अगला अपना नया टॉपिक है जल विभव। तो देखिए जल विभव एक होता है अपने पास से सीधा जल, शुद्ध जल, जिसे हम क्या नाम देते हैं? विलायक। ठीक है, क्या कहते हैं? विलायक। और दूसरा अपने पास क्या है? इस विलायक के अंदर हमने क्या मिला दिया? विलय मिला दिया। और इस विलायक के अंदर विलय मिलाने पर अपने को पता है कि जल के अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब इसे हम क्या कहेंगे? विलयन कहेंगे। ठीक है, जिसमें क्या है? विलायक प्लस विलय, विलायक प्लस विलय। अब ध्यान दीजिए, यहाँ केवल क्या है? विलायक है, अर्थात क्या है? जल है। मान लिया इस पात्र को ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। तो अब यहाँ ए के अंदर जल के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा, जल के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा, स्वतंत्र ऊर्जा, और यहाँ बी के अंदर जल के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा, इन दोनों का अंतर ही क्या कहलाता है? जल विभव कहलाता है। ठीक है, अब देखिए स्वतंत्र ऊर्जा घटेगी या बढ़ेगी? अपने यहाँ जल के अणु अधिक है, यहाँ जल के अणु अधिक है, यहाँ जल के अणु कम हो जाएंगे, तो स्वतंत्र ऊर्जा भी इनके साथ साथ क्या होगी? घटेगी, कम होगी। ठीक है, तो वो कमी कितनी आती है, मतलब ए और बी में स्वतंत्र ऊर्जा के अंदर कितनी कमी आती है, ये अंतर ही क्या कहलाता है? जल विभव कहलाता है, वाटर पोटेंशियल कहलाता है। तो आपको इस प्रकार से याद रखना है कि शुद्ध जल या विलायक में जल के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा तथा विलयन में जल के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा का अंतर क्या कहलाता है? जल विभव कहलाता है। ठीक है, स्लेटियर तथा टेलर ने यह धारणा दी थी और इसे किस संकेत के द्वारा दर्शाते हैं? साइन के द्वारा। और इसका मात्रक याद रखना है, क्या है? एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर या वायुमंडलीय दाब कहते हैं इसे, वायुमंडलीय दाब। ठीक है, तो हेडिंग डालिए जल विभव या वाटर पोटेंशियल और लिखिए परिभाषा। जल विभव या वाटर पोटेंशियल, लिखिए जल विभव की धारणा, जल विभव की धारणा आर के स्लेटियर, आर के स्लेटियर तथा एस ए टाइलर ने दी, एस ए टाइलर ने दी। जल विभव की धारणा आर के स्लेटियर तथा एस ए टाइलर ने दी। अगला इसे लिखिए, शुद्ध जल के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा, शुद्ध जल के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा, शुद्ध जल के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा तथा विलयन में, तथा विलयन में जल के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा, विलयन में जल के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा के अंतर को, के अंतर को या किसी विलयन में, किसी विलयन में, किसी विलयन में जल के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा, किसी विलयन में जल के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा
जल के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा किसी विलायक में जल के जितनी कम होगी जल विभव कहते हैं, उसे जल विभव कहते हैं। अब देखिए दोनों ही डेफिनेशन का मीनिंग एक ही अर्थ निकलता है, एक ही मीनिंग निकलता है। कैसे? अपने यहाँ देख रहे हैं कि जल के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा, अर्थात यहाँ केवल क्या है, जल है, इसे हम क्या मान सकते हैं, विलायक मान सकते हैं ना। तो विलायक में जल के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा, फिर हमने इसके अंदर कोई विलय मिला दिया तो वो क्या बन गया, विलयन। तो विलयन में जल के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा। अब यहाँ जल के अणुओं की जो स्वतंत्र ऊर्जा होती है उससे विलयन में जल के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा कम होगी। ठीक है, यह कमी कितनी आती है, इसे ही अपन क्या कहते हैं, जल विभव कहते हैं। अब ध्यान देना, शुद्ध जल के अणुओं की जो स्वतंत्र ऊर्जा होती है ना, वो क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, 0 होती है, लेकिन ये क्या होती है, अधिकतम होती है। 0 है लेकिन अधिकतम है। अब आपने ये बताया कि विलयन में विलय मिलाने पर, मतलब विलायक में विलय मिलाने पर जो विलयन बनता है, इसके अंदर जल के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब शून्य से कम क्या आता है, माइनस। तो विलयन में जल के अणुओं की ऊर्जा किस में चली जाएगी, माइनस में। विलयन के लिए जल विभव का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। ठीक है, अगला लाइन से लिखिए, जल विभव का प्रतीक, जल विभव का प्रतीक, और डैश लगा के लिख लीजिए साइन। साइन वो सीढ़ी वाले नहीं, ठीक है, साइन। और ये ध्यान रखना ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का वर्ड है, ग्रीक भाषा। ठीक है, लिखिए जल विभव की इकाई, जल विभव की इकाई, दस लगा के लिखिए बार, बार या एटमॉस्फेयर, शॉर्ट में लिखते हैं इसे एटीएम, एटीएम, बार या एटमॉस्फेयर, एटीएम ऐसे बोलते हैं, वायुमंडल। और दोनों लाइनें इंपॉर्टेंट है। छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो सीधा ही पूछता है जल विभव का प्रतीक और मात्रक बताइए। प्रतीक तो क्या हो जाएगा, साइन, मतलब जिस चिन्ह के द्वारा उसे दर्शाया जाता है वो क्या होता है, उसका प्रतीक होता है। और जो ये जो इकाई होती है वो उसका मात्रक होता है। ठीक है, तो यहाँ मात्रक बार या एटमॉस्फेयर और प्रतीक क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। अगले लाइन से लिखिए, शुद्ध जल का जल विभव, शुद्ध जल का जल विभव, शुद्ध जल का जल विभव अधिकतम, शुद्ध जल का जल विभव अधिकतम या कितना है, 0 या शून्य होता है। शुद्ध जल का जल विभव अधिकतम या शून्य होता है। लिखिए विलय मिलाने पर, विलय मिलाने पर जल विभव का मान कम हो जाता है। विलय मिलाने के कारण जल विभव का मान कम हो जाता है। ब्रैकेट में लिख लेना, प्रासरण दाब के कारण, प्रासरण दाब के कारण, प्रासरण दाब के कारण
हमने ये देखा था शुद्ध जल का प्राशन दाब क्या होता है, अधिकतम होता है। जैसे जैसे विलय मिलाते चलेंगे प्राशन दाब या ओपी का मान कम होता चला जाएगा। तो प्राशन दाब के समतुल्य यहाँ क्या है, जल विभव। ठीक है, इस कारण इसे हम क्या नाम देते हैं, जल विभव के नाम से जानते हैं, प्रासरण विभव के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये प्रासरण के समतुल्य चल रहा है ना। विलायक के अंदर जैसे जैसे विलय की मात्रा बढ़ाएंगे वैसे वैसे ओपी का मान कम होगा, और ओपी के साथ साथ जल विभव का मान भी कम होता है। इस कारण इस जल विभव को ही प्रासरण विभव कहते हैं। देखिए उष्मागतिक शब्दावली में, उष्मागतिक शब्दावली में इसे प्रासरण विभव, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, इसे प्रासरण विभव कहते हैं, प्रासरण विभव कहते हैं। तथा साई एस से दर्शाते हैं, साई एस से दर्शाते हैं। एस का अर्थ हो गया सॉल्यूशन का, और साई अपने संकेत किसका, जल विभव का है। ठीक है, तो विलयन का जल विभव साई एस से दर्शाते हैं। अगला इसे लिखिए, प्रासरण दाब व प्रासरण विभव का मान, प्रासरण दाब व प्रासरण दाब व प्रासरण विभव का मान, प्रासरण विभव का मान एक ही समान होता है, एक ही समान होता है, परंतु अंतर का है। प्रासरण दाब के लिए हमने प्लस शब्द का उपयोग किया था। देखिए डीपीडी बराबर हमने क्या किया था, ओपी माइनस टीपी किया था ना। तो यहाँ ऋणात्मक तो क्या है, ट्रिगर प्रेशर है ना, ये तो धनात्मक है, लेकिन प्रासरण विभव क्या आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है ना। साइन के लिए अपन काम में लेते हैं ना, तो वो क्या आ रहा है, ऋणात्मक आता है। परंतु प्रासरण विभव का मान ऋणात्मक होता है, परंतु प्रासरण विभव का मान ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। प्रासरण विभव का मान ऋणात्मक होता है, तो जल विभव का मान क्या होगा, ऋणात्मक। प्रासरण विभव का मान भी क्या होगा, ऋणात्मक होता है। ठीक है, याद रखना अच्छी तरह से। अगला इसे लिखिए, एक प्रासरण तंत्र की परिकल्पना, एक प्रासरण तंत्र की परिकल्पना। प्रासरण तंत्र है क्या, एक प्रासरण तंत्र की परिकल्पना। देखिए अपन एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक विलयन लिया है, उसके अंदर हमने चीनी का घोल तैयार किया है और बीच में हमने क्या लगा दी, अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी। अब जो चीनी का घोल है थैली के अंदर डाला हुआ है, देखिए एक अपने पास कोई चीनी का घोल हमने थैली के अंदर डाल दिया और इसे हमने अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा बाउंड करते हुए किस में रख दिया, जल के अंदर रख दिया। सिंपल सी कहानी है, बाहर जल क्या है, अधिक है, अंदर जल क्या है, कम है। थैली के अंदर जल जाएगा और थैली का आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। कौन सी क्रिया हो रही है, प्रासरण की क्रिया हो रही है ना। तो ये पूरा का पूरा जो एक अपने उपकरण तैयार कर रहे हैं, इसे अपन क्या नाम देंगे, प्रासरण तंत्र कहेंगे। देखिए एक अर्धपारगम्य झिल्ली से बनी, एक अर्धपारगम्य झिल्ली से बनी थैली में, एक अर्धपारगम्य झिल्ली से बनी थैली में चीनी का सांद्र घोल भरकर, चीनी का सांद्र घोल भरकर इसे तनु घोल वाले बीकर में रखते हैं। तनु घोल जल का होगा या फिर विलायक होगा, इसे तनु घोल वाले बीकर में रखते हैं, बीकर में रखते हैं। सिंपल सी कहानी, अधिक सांद्रता से अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा जल किस में जाएगा, थैली में। तो लिखिए
जल के थैली में प्रवेश करने से, जल की थैली में प्रवेश करने से थैली क्या हो जाएगी, सफित हो जाएगी। खुली हुई अवस्था को अपन क्या कहते हैं, सफित कहते हैं, प्रगट कहते हैं। जल के प्रवेश करने से थैली सफित हो जाएगी, थैली सफित हो जाएगी। अब थैली की भित्ति, अब थैली की भित्ति विलयन पर दाब डालती है, विलयन पर दाब डालती है, विलयन पर दाब डालती है, जो जल का थैली में प्रवेश रोक देता है, जो जल का थैली में प्रवेश रोक देता है। इस दाब को देखिए, दाब कौन डाल रहा है, यहाँ अंदर वाला घोल डाल रहा है, ठीक है, घोल डाल रहा है। इसका मतलब ये थैली की जो दीवार है ये दाब डालेगी किस पर, बाहर वाले विलयन पर, ठीक है। इस दाब को सफित दाब कहते हैं, इस दाब को सफित दाब कहते हैं। सफित दाब द्वारा, वो ये सेम कहानी सी है, ट्रगर प्रेशर हो जाएगा ना। सफिती दाब द्वारा, सफिती दाब द्वारा, यहाँ सफित शब्द किस लिए काम मिली है, खुली हुई अवस्था है ना, इसलिए सफित काम मिली है। सफिती दाब द्वारा जल विभव पर पड़ने वाले प्रभाव को, जल विभव पर पड़ने वाले प्रभाव को दाब विभव, प्रेशर पोटेंशियल, दाब विभव या साइन पी कहते हैं। प्रेशर पोटेंशियल, दाब विभव या साइन पी कहते हैं। यह दाब विभव धनात्मक होता है, धनात्मक होता है तथा जल विभव का मान बढ़ाता है, जल विभव का मान बढ़ाता है। क्योंकि जल विभव तो क्या है, ऋणात्मक है, तो ये धनात्मक होने के कारण उसके मान में वृद्धि कर देगा, जल विभव का मान बढ़ाता है। अगला लाइन से लिखिए, जल विभव, जल विभव प्रासरण विभव, प्रासरण विभव तथा दाब विभव में संबंध, दाब विभव में संबंध, दाब विभव में संबंध। देखिए, जल विभव के लिए अपन शब्द काम में लेते हैं साइन डब्ल्यू, वाटर का साइन, जल विभव, ठीक है। और प्रासरण विभव के लिए और दाब विभव के लिए अपने शब्द काम में लिया जाता है एस, साइन एस और साइन पी, ठीक है। तो ये जो मान आएगा ना, सॉल्यूशन का विभव प्रासरण विभव कहलाएगा, ठीक है। और दाब विभव जो सॉल्यूशन का प्रेशर है वो कहलाएगा। तो ये जो मान आएगा ना, ये आएगा साइन डब्ल्यू बराबर साइन एस प्लस साइन पी। देखिए, यहाँ साइन डब्ल्यू क्या है, जल विभव, साइन एस क्या है, प्रासरण विभव, और साइन पी क्या है, दाब विभव, ठीक है। समीकरण लिख लीजिए, साइन डब्ल्यू बराबर साइन एस प्लस साइन पी। क्योंकि दाब जल में ही तो लग रहा है, विलयन के अंदर लग रहा है, और प्रासरण भी किस में लग रहा है, विलयन में ही लग रहा है, तो दोनों जल में ही लग रहे हैं। इस कारण इसे हम क्या कह देंगे, जल के कारण लग रहे हैं, तो इस कारण इसे हम जल विभव कह देंगे। लाइन से लिखिए, जल का अधिशोषण करने वाली कोशिका की सतह, जल का अधिशोषण करने वाली कोशिका की सतह
मैट्रिक्स या अध्यात्री कहलाती है। मैट्रिक्स या अध्यात्री कहलाती है। मैट्रिक्स या अध्यात्री कहलाती है। अब देखिए इस कहानी को समझिए थोड़ा। हमने क्या किया था, हमने एक थैली के अंदर क्या किया था, शर्करा का घोल भरा था। अब ये जो सतह है इसके द्वारा ही तो जल अवशोषित किया जा रहा है। इस सतह को ही अपने क्या कहेंगे, मैट्रिक्स या अध्यात्री कहेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स या अध्यात्री कहा जाता है जिसके द्वारा उत्पन्न विभव, जिसके द्वारा उत्पन्न विभव मैट्रिक्स विभव, जिसके द्वारा उत्पन्न विभव मैट्रिक्स विभव, यहां इसे हम साइन एम के द्वारा दर्शाएंगे। मैट्रिक्स विभव साइन एम कहलाता है। जो ऋणात्मक होता है। अब ऋणात्मक है तो जल विभव का मान क्या करेगा, ये खुद ही ऋणात्मक है तो जल विभव का मान और ज्यादा कम करेगा। ठीक है, धनात्मक होगा तो जल विभव का मान बढ़ेगा। जो ऋणात्मक होता है तथा जल विभव का मान कम करता है। ऋणात्मक होता है तथा जल विभव का मान कम करता है। जल विभव का मान कम करता है। तो अब देखिए जल विभव में एक मान और आ गया अपने पास, कौन सा, साइन एम। तो साइन डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, साइन एस, साइन पी और साइन एम। और तीनों का याद रखना, ये क्या है, प्रासरण विभव है, ये क्या है, दाब विभव है, और ये क्या है, मैट्रिक्स विभव है। ठीक है, लिख लीजिए सूत्र। साइन डब्ल्यू बराबर साइन एम एस पी। अब देखिए ये जो मैट्रिक्स वाला विभव होता है ना, ये नगण्य होता है। मतलब नगण्य का अर्थ क्या होता है, अति सूक्ष्म होता है, बहुत छोटा होता है। तो इसकी गणना अपन नहीं करते, इसलिए साइन डब्ल्यू बराबर एक्चुअल में क्या रह जाएगा, साइन एस और साइन पी। तो अगली लाइन से लिखिए, मैट्रिक्स विभव का मान, मैट्रिक्स विभव का मान, मैट्रिक्स विभव का मान नगण्य होने के कारण, मैट्रिक्स विभव का मान नगण्य होने के कारण इसकी गणना नहीं की जाती, इसकी गणना नहीं की जाती। अतः जल विभव बराबर, जल विभव साइन डब्ल्यू बराबर साइन एस प्लस साइन पी। साइन डब्ल्यू बराबर साइन एस प्लस साइन पी। एम को हटा दो। ठीक है, तो ये एक्चुअल इसका अपना क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। ठीक है, ये एक्चुअल में इसका सूत्र हो जाएगा। अब देखिए अपने सीधी सिंपल सी कहानी रखते हैं कि अगर अपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर किसी कोशिका को रखा जाता है तो कोशिका का आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इस स्थिति को अपने क्या कहेंगे, सफेद कोशिका। क्या कहेंगे, सफेद कोशिका। सॉल्यूशन यहाँ कौन सा है, हाइपोटोनिक। कौन सा है, हाइपोटोनिक, अल्पपराश्रयी, हाइपोटोनिक। और अगर इसी सेल को अपने किस में रख दें, हाइपरटोनिक में रख दें तो क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक में रखें तो सेल स्लथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है अपने जल विभव पर। किस पे डिपेंड करता है, जल विभव पर। वहां हमने क्या नाम दिया था पिछले टॉपिक के अंदर, ओपीटीपी और डब्ल्यूपी और डीपीटी, वो शब्द कहाँ में लिए थे ना। यहाँ जल के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा कहाँ अधिक है, हाइपोटोनिक में। ठीक है, अब स्वतंत्र ऊर्जा अधिक है, अगर इसके अंदर अपन क्या मिलाएंगे, विलय मिलाएंगे तो स्वतंत्र ऊर्जा की मान में कमी आएगी। इस कमी को ही अपन क्या नाम देंगे, जल विभव के नाम से जानते हैं। अब यहाँ स्वतंत्र ऊर्जा अधिक होने के कारण इस कोशिका के अंदर क्या है, विलयन है, घुले हुए पदार्थ रहते हैं, तो यहाँ स्वतंत्र ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जल के अणु बाहर से अंदर की तरफ गमन करेंगे।
ठीक है, मतलब जल के अणु शून्य जल विभव मान से ऋणात्मक जल विभव मान की तरफ गमन करेंगे और कोशिका का आकार सफेद हो जाएगा। ठीक है, दोनों डायग्राम बना लीजिए। तो यहाँ जल सेल के अंदर प्रवेश करता है, तो यहाँ जल सेल से बाहर निकले। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस हो जाएगा हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने। हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने। सेम कहानी होगी ना अपने विलियन के 3 प्रकार, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक कोशिका पर क्या इफेक्ट डालते हैं, क्या प्रभाव डालते हैं, तो वही अपनी कहानी यहाँ पे होगी। तो ये अपनी जल विभव की धारणा, वाटर पोटेंशियल की धारणा यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, धारणा पूरी हो जाती है। तो जल विभव का प्रतीक कौन सा है, साई, और मात्रक कौन सा हो जाएगा, बाहर हो जाएगा या एटमॉस्फेयर हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। अंतः शोषण। अंतः शोषण, देखिए चैप्टर के प्रारंभ में हमने इसको 4 भागों में डिवाइड किया था। पहला विषण था, फिर इसके बाद था अपना प्राशन, जीव द्रव्य कुंचन, ठीक है, फिर पारगम्यता, और अगला अपना जो टॉपिक है अंतिम अंतः शोषण, इनिशिएशन, अंतः शोषण। देखिए अंतः शोषण कहते किसे, एक कोई ठोस सतह, अपने पास कोई भी ठोस सतह, और इस ठोस के सतह के द्वारा क्या अवशोषित किया जा रहा है, जल अवशोषित किया जा रहा है, नमी अवशोषित किया जा रहा है। तो इस घटना को अपन क्या नाम दे देंगे, अंतः शोषण के नाम से जानते हैं। ठोस के द्वारा तरल को ग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाती है, अंतः शोषण कहलाती है। एग्जाम्पल बता सकते हो, लकड़ी का फूलना, बरसात के दिनों में बीज का अंकुरण के दौरान नमी ग्रहण करके अंकुरित होना। तो ये सारी की सारी घटनाएं किसमें आ जाती है, अंतः शोषण में। बड़े पर्वतों को तोड़ने के लिए उन पर्वतों के बीच में दरार पैदा की जाती है, और इस दरार के अंदर लकड़ी पे जल डाला जाता है, जिसके कारण इनमें फुलाव आता है और बड़ी चट्टानें टूट जाती है। तो ये सारी की सारी क्रियाएं अंतः शोषण कहलाएगी। अब अंतः शोषण के द्वारा जो यहाँ पे दबाव लगेगा, दाब लगेगा, उसे हम अंतः शोषण दाब के नाम से जानते हैं, और इसका मान अत्यधिक होता है। ठीक है, तो अंतः शोषण की परिभाषा लिखिए। किसी पदार्थ के ठोस कणों द्वारा, किसी पदार्थ के ठोस कणों द्वारा, किसी पदार्थ के ठोस कणों द्वारा बिना विलयन बनाए, ठोस कणों द्वारा बिना विलयन बनाए, बिना विलयन बनाए, बिना विलयन बनाए अवशोषण करने की क्रिया, अवशोषण करने की क्रिया, अवशोषण करने की क्रिया अंतः शोषण या अधिशोषण कहलाती है। अंतः शोषण या अधिशोषण कहलाती है। अंतः शोषण या अधिशोषण कहलाती है। देखिए आपके केमिस्ट्री के अंदर लगता है ये अधिशोषण, मतलब किसी भी ठोस सतह के द्वारा तरल या द्रव या जल को अवशोषण करने की क्षमता को अपन क्या कहेंगे, अधिशोषण कहेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, लकड़ी का गुटका अपने पास है, लकड़ी का गुटका अपने पास है, और वो जल या नमी को अवशोषित कर रहा है, जल या नमी को अवशोषित कर रहा है। इसका अर्थ ये थोड़ी है कि लकड़ी का टुकड़ा पहले जल के अंदर अपने आप को घोलेगा, उसके बाद अवशोषण करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब यहाँ जल है तो जल का
विलयन नहीं बन रहा, इसके अंदर अपन विलय को घोलते नहीं है, वो सीधा ही अवशोषित हो रहा है, तो इसे हम क्या कह देंगे, अधिशोषण के नाम से जानते हैं। अगले लाइन से लिखिए, कोलाइडी तथा सूखे ठोस पदार्थों द्वारा, कोलाइडी तथा सूखे ठोस पदार्थों द्वारा, सूखे ठोस पदार्थों द्वारा जल का अवशोषण, जल का अवशोषण क्या है, जल का अवशोषण ही अंतःशोषण है, जल का अवशोषण ही अंतःशोषण है। यहां जल अवशोषित करने वाला पदार्थ क्या कहलाएगा, शोषण कर रहा है ना, इसलिए इसे हम क्या कह देंगे, शोषण करने वाला क्या होता है, शोषक, शोषक, अधिशोषक या अंतःशोषक कहलाता है। जल का अवशोषण करने वाला पदार्थ अंतःशोषक कहलाता है, अंतःशोषक कहलाता है। अब ध्यान दीजिए, हमने परागकोश का स्फुटन किया था, और स्फुटन के दौरान हमने ये देखा कौन सी भित्ति भाग लेती है, एंडोथीसियम, और एंडोथीसियम में क्या था, अल्फा सेलुलोज, और अल्फा सेलुलोज ने क्या किया था, जल का अवशोषण, वो जल अवशोषी होता है, नमी या आर्द्रता को ग्रहण करने वाला होता है। अब उसने जल का अवशोषण कर लिया था, फिर जैसे ही वो जल बाहर निकला, मतलब क्या आई, शुष्कता आई, शुष्कता आते ही जल बाहर निकला, भित्तियों में खिंचा हुआ परागकोश से स्फुटन हो गया, ठीक है। तो वो क्रिया यहाँ सबसे पहले एंडोथीसियम जो कर रही है, वो क्या कर रही है, अंतःशोषण कर रही है, ठीक है, ध्यान रखना। तो अगली लाइन से लिखिए, पादपों की पेक्टिन व सेलुलोज की बनी, पेक्टोसेलुलोज होता है इसका घटक, पेक्टिन व सेलुलोज की बनी, पेक्टिन व सेलुलोज की बनी प्राथमिक व द्वितीयक कोशिका भित्तियां, प्राथमिक व द्वितीयक कोशिका भित्तियां जल स्नेही कोलाइड, जल स्नेही कोलाइड, देखिए एक होता है हाइड्रोफोबिक और एक होता है हाइड्रोफिलिक, ठीक है। तो यहां अपन किसकी चर्चा करें, हाइड्रोफिलिक की, हाइड्रोफिलिक कोलाइड, जल स्नेही कोलाइड होती है, जल स्नेही कोलाइड होती है, जल स्नेही कोलाइड होती है जो अत्यधिक जल अवशोषित करती है, जो अत्यधिक जल अवशोषित करती है, अत्यधिक जल अवशोषित करती है। हमने क्या बताया था, शैलवाल क्या है, पारगम में झिल्ली में आती है ना, तो वो क्या करेगी, जल अवशोषित। देखिए जल स्नेही और जल विरोधी दो घटक होते हैं, जिन्हें हम हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक के नाम से जानते हैं। फिलिक जल अवशोषित करने की क्षमता, तो इन कोशिका भित्तियों के कारण पेक्टिन और सेलुलोज का जो घटक होता है, वो जल को, नमी को अत्यधिक क्या करेगा, अवशोषित करेगा। तो हम कह सकते हैं कि इनकी अंतःशोषण क्षमता क्या है, अधिक होती है, ठीक है। अगले से लिखिए, अंतःशोषण की दर, अंतःशोषण की दर तापक्रम, अंतःशोषण की दर तापक्रम, कोमा लगा के लिखिए, अंतःशोषक की बनावट, तापक्रम अंतःशोषक की बनावट से वो बना हुआ है, बनावट, बंधुता, बंधुता तथा जल विभव के अंतर द्वारा, तथा जल विभव के अंतर द्वारा
प्रभावित होती है, अंतर द्वारा प्रभावित होती है, प्रभावित होती है। मतलब कि किस प्रकार की उसकी बनावट है, कितना जल उपस्थित है, कितना टेम्परेचर है, वो सारी घटनाएं अपने इस अंतः शोषण की क्रिया को प्रभावित करती हैं। ठीक है, अगला से लिखिए, बरसात के मौसम में, बरसात के मौसम में या लगातार पानी में रहने पर, बरसात के मौसम में या लगातार पानी में रहने पर लकड़ी से बने, लकड़ी से बने खिड़की व दरवाजों का, खिड़की व दरवाजों का जल अवशोषित करके फूल जाना, जल अवशोषित करके फूल जाना किस कारण होता है? अंतः शोषण के कारण होता है, अंतः शोषण के कारण होता है, अंतः शोषण के कारण होता है। फिर लिखिए इसकी इंपॉर्टेंस, महत्व का इंपॉर्टेंस, अंतः शोषण का महत्व। ठीक है, तो देखिए बीज जो अंकुरण करते हैं, अगर वो अंतः शोषण नहीं करेंगे तो बीज की ऊपरी सतह क्या होती है? कठोर होती है, ठोस होती है। और अगर वो अंतः शोषण नहीं करेंगे तो मूलांकुर और परांकुर से तने और जड़ का विकास हो पाएगा क्या? नहीं होता। तो सबसे पहला तो इसका महत्वपूर्ण उपयोग है, बीज अंकुरण के दौरान अंतः शोषण या अधिशोषण की क्रिया के परिणाम स्वरूप ही मूलांकुर और परांकुर से जड़ और तने का विकास होता है। तो लिखिए पहला महत्व, अंकुरण के दौरान, अंकुरण के दौरान बीज अंतः शोषण या अधिशोषण क्रिया द्वारा, बीज अंतः शोषण या अधिशोषण क्रिया द्वारा, अधिशोषण क्रिया द्वारा जल अवशोषण करके अंकुरित होता है, जल अवशोषण करके अंकुरित होता है, अंतः शोषण क्रिया द्वारा जल अवशोषण करके अंकुरित होता है। फिर देखिए बीज और ये फल क्या करते हैं? बीज व फल सफुटन करते हैं। क्या होता है? सफुटन, फूटना। ठीक है, तो बीज व फल सफुटन के दौरान कौन सी क्रिया करते हैं? अंतः शोषण। परागकोश में भी हमने क्या देखा था? अंतः शोषण होता है। ठीक है, तो लिखिए अगला महत्व, बीज तथा शुष्क फलों, बीज तथा शुष्क फलों व बीजाणुदानियों का, व बीजाणुदानियों का सफुटन अंतः शोषण के कारण होता है, स्फुटन अंतः शोषण के कारण होता है, अंतः शोषण के कारण होता है। अब देखिए कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पूर्णतः सूख जाते हैं, लेकिन सूखने के बाद भी अगर उनको जल दे दिया जाए तो वो दोबारा से हरे हो जाते हैं। क्या कारण रहता है? उनकी प्रकृति होती है जलरागी, मतलब वो क्या होते हैं? जल प्रिय होते हैं, जलरागी होते हैं, अर्थात वो अंतः शोषण की क्रिया के द्वारा जल क्या कर लेंगे? अवशोषित कर देंगे और दोबारा से जीवित हो जाएंगे। पुनर्जीवन की इनके अंदर क्षमता पाई जाती है। तो अगला महत्व लिखिए, कुछ पादपों में, कुछ पादपों में जलरागी, कुछ पादपों में जलरागी या जलप्रिय प्रकृति होने के कारण, जलरागी या जलप्रिय प्रकृति होने के कारण उन पादपों में पुनर्जीवन की क्रिया होती है, उन पादपों में पुनर्जीवन की क्रिया होती है।
पुनर्जीवन की क्रिया होती है, पुनर्जीवन की क्रिया होती है। तो अपने को क्या याद रखना है कि बीजों का अंकुरण, पराग को उसका स्फुटन, लघु बीजाणुधानी का स्फुटन, शुष्क फल जो फली वाले होते हैं ना उनके अंदर स्फुटन होना, तो ये सारी घटनाएं किस पर आधारित है? अंतःशोषण पर। एक और लाइन लिख लीजिए, बड़ी चट्टानों को तोड़ने के लिए, बड़ी चट्टानों को तोड़ने के लिए, बड़ी चट्टानों को तोड़ने के लिए अंतःशोषण दाब का उपयोग किया जाता है, अंतःशोषण दाब का उपयोग किया जाता है, अंतःशोषण दाब का उपयोग किया जाता है। तो ये अपना इनिशिएशन या अंतःशोषण टॉपिक कंप्लीट हो गया और अपना चैप्टर भी पूरा हो गया। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर के दौरान सबसे पहले क्या पढ़ा था? विसरण पढ़ा था। इसके बाद अपना टॉपिक था पारगम्यता, फिर था प्रासरण, फिर जीव द्रव्य कुंचन, जीव द्रव्य कुंचन, और अगला अपना टॉपिक कौन सा था? अंतःशोषण। और इससे पहले अपना एक छोटा सा टॉपिक आया था जल विभव। ठीक है, जल विभव। तो अब ध्यान दीजिए दोबारा से, पदार्थ के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ होने वाला गमन विसरण, और अगर यह गमन अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा हो तो प्रासरण। ठीक है, झिल्ली के आर पार पदार्थों के होने की क्रिया पारगम्यता। इसके आधार पर झिल्लियों के प्रकार 4: पारगम्य सेलवाल, फिर अर्धपारगम्य सेल मेम्ब्रेन, फिर अपारगम्य क्यूटिकल और सुबेरिन की परत, और चयनात्मक पारगम्य पुनः सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये पारगम्यता के प्रकार। जीव द्रव्य कुंचन, अगर किसी कोशिका को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए तो उसका जीव द्रव्य संकुचित हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कुंचन। और अगर इसे दोबारा से हाइपोटोनिक में रखे तो जीव द्रव्य दोबारा से फैल जाएगा, इसे हम क्या कह देंगे? द्विकुंचन। ठीक है, ठोस के द्वारा तरल को सतह के माध्यम से अवशोषित करना अंतःशोषण, और शुद्ध जल के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा और विलयन में विलायक के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा का अंतर जल विभव। इसका प्रतीक होता है साई, मात्रक होता है बार या एटमॉस्फेयर। तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट है।